प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अपने घर पर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा, मेरे पास कई बच्चों की ये डिमांड आ रही थी बार बार कि इस 8th लेसन को समझाओ मैम, सेल वाला चैप्टर हमें समझ नहीं आ रहा है। तो आज हम यही करेंगे। हमारा 8th चैप्टर जो है सेल यानी कोशिका। देखो, मैंने बोर्ड पे एक चित्र बनाया है, तुम सब यहाँ ध्यान से देखोगे। ये एनिमल सेल है, मतलब जंतु कोशिका। इसके बारे में पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि ये क्या होता है, जंतु कोशिका होती क्या है। बेटा, जैसे इसको ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना। जैसे हमारा घर या कोई एक दीवार छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनी होती है ना, ऐसे ही बिल्कुल हमारा शरीर, वृक्षों का शरीर या जंतुओं का शरीर सब भी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसे एक एक ईंट को जोड़ते हैं तब फिर पूरी दीवार बन जाती है, तो इसी तरह से हमारे शरीर में छोटी छोटी सेल होती है, कोशिकाएं होती हैं, जिनसे पूरा शरीर बनता है। ठीक है बेटा, तो अब इस सेल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने जंतु कोशिका की खोज की थी। जंतु कोशिका या कोई भी कोशिका, वैसे उन्होंने कोशिका की खोज की थी। कोशिका का मतलब यहाँ पर हम उस समय जब खोज की गई थी तो कॉर्क सेल होता है एक। कॉर्क क्या होता है? किसी भी वृक्ष की छाल, उसकी छाल को उतार कर उसकी एक पतली सी परत को लेकर के उसमें उन्होंने सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ये देखा था कि छोटे छोटे कोष्ठक बने हुए हैं। कोष्ठक मतलब जैसे ब्रैकेट्स होते हैं ना, वैसे बने हुए थे उसके अंदर। तो उन्होंने ये देखा कि ये ऐसी क्या चीज है, तो उसका नाम उन्होंने कोशिका दिया। वो मृत थी क्योंकि वो बाहर की छाल थी पेड़ की, इसलिए। और ये कब किया था उन्होंने? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी 1665 में। तो सभी जंतुओं का या सभी सजीव प्राणियों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका को अगर हम परिभाषित करेंगे तो वो क्या परिभाषा देंगे कि यह संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अब देखो, संरचनात्मक क्या है? संरचनात्मक मतलब किसी चीज का निर्माण करने वाली जो चीज होती है उसको हम संरचनात्मक कहते हैं। इसी तरह से क्रियात्मक, क्रियात्मक मतलब जो काम करता हो, मतलब रचना भी वही कर रही है शरीर की, और सारे शरीर में जो काम होते हैं ना वो भी कोशिका से ही होते हैं। तो हम इसको संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं बेटा, कोई गोल होती है, कोई लंबी होती है, कोई शाखान्वित होती हैं। जैसे हमारे रक्त में रक्त की कोशिकाएं जो होती हैं वो गोल होती हैं, ऐसे ही हमारी तंत्रिका कोशिका होती है वो शाखान्वित होती है। कोई सर्पिल आकार होती हैं, कोई तरकु आकार होती हैं। ये तुम्हारे पाठ में दिया हुआ भी है चित्र, तो ये सब तुम वहां से भी देख सकते हो बुक से चित्र को। तो क्योंकि मेरे पास एक छोटा ही बोर्ड है, मैं उस पर सिर्फ जंतु कोशिका और पादप कोशिका का चित्र बना करके तुमको समझाऊंगी। तो कोशिकाओं के ये इस तरह के प्रकार हो गए। अब हम क्या जानेंगे कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? सबसे छोटी कोशिका होती है बैक्टीरिया यानी जीवाणु कोशिका, सबसे छोटी कोशिका होती है। इसी तरह से नग्न आंखों से देखी जा सकने वाली सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, और नग्न आंख से देखी जाने वाली होती है मुर्गी का अंडा। इनको हम, ये सभी क्या है? एक कोशिका की बात कर रहे हैं हम। अगर कई कोशिकाओं को मिला दें तो वो बहुकोशिकीय जीव हो जाते हैं। बहुकोशिका इकट्ठी मिलकर के मतलब बहुत सारी कोशिका, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के बहुकोशिकीय जीव बनते हैं। अब तुमने एक पाठ हमने किया था जंतुओं में, प्राणियों में पोषण किया था, 7वीं क्लास में भी हमारा ये पाठ था। तो उसमें तुमने अमीबा पढ़ा होगा। अमीबा क्या होता है? एक कोशिक जंतु होता है बेटा, यानी उसका पूरा शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है। अभी पाठ शुरू किया तो मैंने तुम्हें यह बताया था कि हमारा शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो हम क्या हैं? बहुकोशिक जंतु। लेकिन अमीबा क्या है? एक कोशिक जंतु है। उसका पूरा शरीर उसी एक कोशिका से बना होता है, उसी से वो अपना सारा काम करता है। मतलब वही कोशिका उसका शोषण करती है, वही उत्सर्जन करती है, वही पोषण करती है, सभी तरह के काम वो उसी कोशिका से करता है। तो छोटी कोशिका या एक कोशिका जीव का उदाहरण हो गया अमीबा पैरामीशियम। बहुकोशिक जीव के उदाहरण के लिए तुम किसी का भी उदाहरण ले सकते हो बेटा। कोई भी जीव जंतु, पशु पक्षी या मनुष्य इसका उदाहरण हो सकता है। अब तुम ये सोचोगे कि हाथी एक बहुत विशाल जंतु है, तो क्या उसके शरीर की कोशिकाएं बहुत बड़ी होंगी? या चूहा एक बहुत छोटा सा जीव है, तो क्या उसके शरीर की कोशिकाएं बिल्कुल छोटी होंगी? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है बेटा। कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की और अलग अलग आकृति की होती हैं। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हाथी के लिए कोशिकाएं विशाल आकार की या बड़ी हों। कोशिकाओं का आकार समान हो सकता है बिल्कुल इसमें। और कोशिकाएं मिलकर के क्या करती हैं?
ऊतक बनाती हैं। बहुत सारी कोशिकाओं का एक ग्रुप मिलकर के एक समूह जो होता है ना, उसको हम ऊतक कहते हैं। और ऊतक मिलके अंग बनाते हैं। जैसे अंग कौन से होंगे? हाथ, पांव, नाक, आंख, मुंह, कोई भी शरीर के अंग वो बन गए। किससे मिले? देखो रिपीट करती हूँ मैं, पहले कोशिका है छोटी इकाई, उसके बाद क्या बना? ऊतक बन गया, कोशिकाओं का समूह। और ऊतक मिलकर के बनाते हैं अंग, और अंग मिलकर बनाते हैं अंग तंत्र। अंग तंत्र कैसे होते हैं? जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, इस तरह से। अब तंत्र में क्या क्या चीज आए? जैसे हम ले लें पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में क्या क्या आएगा? हमारा मुंह आएगा, जिसमें जीभ और दांत, और फिर हमारी भोजन नली, फिर हमारा आमाशय या पेट आएगा, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये आएंगे। तो ये क्या हो गया? पूरा अंग तंत्र। इसी तरह से श्वसन तंत्र में क्या आएगा? नाक आएगा, श्वास नली आएगी, फिर फेफड़े आएंगे। इस तरह से श्वसन तंत्र होगा। इसी तरह उत्सर्जन तंत्र। तो बेटा क्या हुआ कि कोशिका थी सबसे छोटी इकाई, और उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने एक समूह बना लिया, वो बन गया ऊतक, और ऊतक मिलकर के अंग बन गए, और अंग से अंग तंत्र का निर्माण हो गया। ठीक है बेटा, इसमें इस पाठ में जो हमें दे रखा है, एक पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका, मुख्यतः ये दोनों दे करके अंतर बताने के लिए कहा गया है, और समझना है कि पादप कोशिका यानी वृक्षों की कोशिकाएं जंतु कोशिका से किस प्रकार से अलग होती हैं, या उनके क्या क्या विशेषताएं या गुण होते हैं। एक तो ये चीज है, और एक और इसमें दो वर्ड दे रखे हैं, प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक। ठीक है, प्रोक्रियोटिक कोशिका जो होती है ना, वो क्या होती है? वो बिल्कुल जीवाणुओं की कोशिका होती है, और वो विकसित नहीं होती है। उसमें क्या होता है कि चारों तरफ जो झिल्ली होती है ना, बाहर की आउटर लेयरिंग जो होती है सेल की, वो नहीं होती है उसमें, और उसमें केंद्रक जो होता है वो भी विकसित नहीं होता है। और यूक्रियोटिक जो होता है वो पूर्णतः विकसित कोशिका होती है, उसमें केंद्रक, केंद्रक झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, सभी चीजें होती हैं। प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक के बारे में बस इतना सा ही तुम याद कर लेना, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ ये समझ सकते हो, प्रोक्रियोटिक जो होती है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यानी कि वो बैक्टीरिया यानी जीवाणु की कोशिका है, और यूक्रियोटिक कोशिका जो होती है वो क्या है? जो उच्च कोटि के हायर जीव होते हैं ना, उन्हीं में ये पाई जाती है। तो अब मैं तुमको बोर्ड पे फोकस करते हुए ध्यान से समझना बेटा, ये समझा रही हूँ। देखो बेटा, ये मैंने जंतु कोशिका का चित्र बनाया है। सबसे पहले बाहर की तरफ तुम ये देख रहे होगे, ये एक आउटर कवरिंग जो दिख रही है तुमको, ये क्या है? इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, या कहते हैं इसको प्लाज्मा झिल्ली। हम एक एक नाम के साथ ये जानेंगे कि ये क्या चीज है, इसका क्या काम है। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली इसको कहते हैं, और ये क्या काम करती है? ये हमें कोशिका को आकार, हमारी कोशिका को आकार और आकृति प्रदान करती है। ये है इसकी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली इसको कहते हैं, कोशिका झिल्ली भी कह सकते हैं। बेटा इसका क्या काम होता है? देखो ये क्या करती है, इसका चयनात्मक पारगम्यता वाली झिल्ली होती है। मतलब इसमें क्या होता है कि यह कोशिका झिल्ली जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं उसको अंदर आने देती है, और जो अनावश्यक होती हैं उसको बाहर निकाल देती है, या उसको अंदर आने से रोक देती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। इसका नाम क्या है? कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। यह कोशिका को आकार और आकृति प्रदान करती है। ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं क्या क्या होता है। इसके अंदर जो जो चीजें पाई जाती हैं उन सभी को हम कोशिकांग कहते हैं। कोशिका प्लस अंग यानी कोशिकांग इसको हम कहते हैं। तो देखो सबसे बीच में क्या है? यहाँ पर केंद्रक। ये जो गोल आकृति तुम्हें दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये क्या है? इसका केंद्रक। इसको ध्यान से समझना बेटा। केंद्रक जो होता है ना, जैसे हमारा दिमाग काम करता है ना, वैसे ही कोशिका में केंद्रक काम करता है। ये केंद्रक इस पूरी कोशिका का नियंत्रण रखता है, इस पर कंट्रोल रखने के लिए ये केंद्रक काम करता है। इस केंद्रक के बीच में अंदर क्या होता है? यहाँ पर न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका ये होती है। और यहाँ पर बनाया नहीं था, बोर्ड छोटा था इसलिए। तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ इस आकृति के गुणसूत्र होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। गुणसूत्र क्या होते हैं? मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, ऐसे ही सभी प्राणियों में अलग अलग होते हैं गुणसूत्र। और गुणसूत्र क्या काम करते हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट है बेटा? गुणसूत्रों पर जीन्स पाए जाते हैं। जीन्स तुमने सुना होगा। अगर मैं एक गुणसूत्र की इस तरह से स्ट्रक्चर बनाऊं तो उस पर ये डॉट डॉट दिखा रही हूं, तो ये क्या है? जीन्स हैं। ठीक है, और ये जीन्स क्या काम करते हैं? ये अनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं, यानी कि ये जनक से
संतान में गुणों का स्थानांतरण यही करते हैं। जैसे कि तुम्हारे मम्मी पापा से कोई गुण तुम में आते हैं, जैसे किसी के पापा लंबे हैं तो बच्चे भी लंबे होते हैं, किसी के बाल काले होते हैं मम्मी पापा के तो बच्चों के भी काले या भूरे हो सकते हैं, किन्हीं की आंखें नीली होती हैं तो वो बच्चों की भी नीली होती हैं या भूरी होती हैं। इस तरह के कोई भी गुण हैं, अनुवांशिक गुण, वो माता पिता से संतान में इन्हीं जीन्स के कारण आते हैं। तो ये क्या है, गुणसूत्र। और ये मैंने तुमको बताया, इस पे जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये बीच की रचना जो दिखाई वो केंद्रक है, और ये क्या करता है, कोशिका का नियंत्रण करता है। पूरा हर जो भी कोशिका में काम हो रहे होते हैं उन सब का नियंत्रण यही करता है। अब एक एक चीज को हम करते जाएंगे। इस केंद्रक और इस प्लाज्मा झिल्ली, ये झिल्ली होगी प्लाज्मा, और ये केंद्रक झिल्ली, ये इसको कहते हैं केंद्रक झिल्ली, बाहर वाली को। इनके बीच में ये जो एरिया है ना, यहाँ से यहाँ तक का या यहाँ से यहाँ तक का जो भी है, इसके बीच में जितने भी अंग और हैं उनको कोशिकांग कहते हैं। और बीच में ऐसे लिक्विड पाया जाता है, इसमें द्रव पाया जाता है, उसको हम कहते हैं कोशिका द्रव। ठीक है, कोशिका द्रव बोलते हैं उसको। अब देखो आगे ये क्या बना हुआ है, इस तरह की जो रचना है इसको हम कहते हैं, यहां मैंने लिखा हुआ है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा, इसको भी और इसको भी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका। ये जब तुम 10वीं क्लास में इस लेसन को पढ़ोगे ना तो और ज्यादा डिटेल में होगा। अभी सिर्फ कोशिका की रचना देख लोगे और ये देखोगे कि ये क्या काम करता है। यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना वो दो तरह का होता है, एक होता है चिकना यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक ये देखो खुरदरा बनाया है यहाँ पर, इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन का निर्माण ये करते हैं। सिर्फ इतना समझ लो अभी के लिए, क्योंकि आगे डिटेल में आगे की क्लासेस में तुम्हारे आएगा। अच्छा भाई आगे देखो, अब ये मैंने जो रचनाएं बना रखी हैं ये क्या है, इनको कहते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया। ये देख सकते हो तुम इस तरह की जो रचनाएं हैं। ठीक है, माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हमारा भोजन पचता है ना तो उसके बाद में यहीं पर ऊर्जा संचित होती है, इसको हम कहते हैं कोशिका का शक्ति ग्रह। अब अगला देखो, इसी में यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये देखो राइबोसोम। ठीक है, इसी तरह से ये साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, ये बीच बीच में जो है ये लिखा हुआ था, ये मैंने तुम्हें बता दिया। इधर देखो ये जो रचना है इसको कहते हैं गोल्जी कोय या गोल्जी अपरेटस, इसको बोल देते हैं। अभी तुम इसका भी समझने की जरूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि ये भी सेल डिवीजन, जब कोशिका विभाजन होता है, एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं, उस समय इसका प्रयोग होता है, और तब वो तुम्हारे 10वीं क्लास में आएगा बेटा, अभी नहीं आएगा। तो सिर्फ इसको बनाना है चित्र में और समझना है कि ये भी एक चीज होती है। ऐसे यहाँ लिखा हुआ है क्या, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। लाइसोसोम क्या करता है, पाचक एंजाइम स्रावित करता है, पाचक रस निकालता है, किस लिए, भोजन को पचाने के लिए। ठीक है, तो क्या है, लाइसोसोम जो होता है पाचक रस स्रावित करता है, लेकिन अगर इसको पचाने के लिए मटेरियल नहीं मिले ना तो ये क्या करेगा, अपने खुद को ही पचा लेगा, अपनी ही सेल को, इसकी बाहर की जो आउटर कवरिंग है इसी को पचा लेता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने इसमें कर ली। अब देखो हमारे पास इस लेसन में दो चीजें आती हैं बेटा, कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका। अभी जो हमने ये जंतु कोशिका की ना, इसमें ध्यान से समझना कि इनमें अंतर क्या होता है। जैसे ये जंतु कोशिका है, इसके बीच में केंद्रक है, और जो पादप कोशिका होती है यानी प्लांट सेल होती है उसके साइड में होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी सी रिक्तिका आ जाती है। रिक्तिका क्या होती है, खाली जगह कोशिका के अंदर जो भी होती है ना उसको हम रिक्तिका कहते हैं। यहाँ पर भी ये छोटी छोटी ये दिख रही है तुमको, खाली जगह जो स्पेस होता है ना उसको हम रिक्तिका बोल देते हैं। जंतु कोशिका में ये याद करने वाली बात है, अब ध्यान से सुन लो, फिर कहोगे कि मैम ये नहीं समझ में आया। अब क्या है, अंतर बता रही हूँ तुमको, 4 अंतर तुम याद कर लोगे तो ये तुम्हारा 5 नंबर का क्वेश्चन पूरा हो जाता है। इसमें क्या है कि जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी होती हैं और किनारों पर होती हैं, और पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है और बीचों बीच होती है। जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य में होता है, पादप कोशिका में केंद्रक साइड में होता है। 2 अंतर हो गए। अब देखो तीसरा अंतर क्या है, जंतु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली होती है और पादप कोशिका में यहाँ एक और बाहर की तरफ होती है, इसको हम कहते हैं, इस तरह की बनी होती है, इसको कहते हैं हम भित्ति। इसको क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। अंदर वाली को क्या कह रहे हैं, कोशिका झिल्ली। भित्ति का मतलब होता है, भित्ति शब्द का ही मतलब होता है दीवार। तो एक कठोर
भित्ति होती है दीवार की तरह से, तो उसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। वो कहाँ पाई जाती है? हमें हमारे पास प्लांट सेल में, पौधों की कोशिकाओं में। अब तुम सोचो कि उसमें इसकी क्या जरूरत है, क्या विशेषता है इसकी? इसकी क्या विशेषता है बेटा? पौधे जो होते हैं वो बाहर के वातावरण में ही जीवित रहते हैं। उनको सर्दी गर्मी लगे या वर्षा हो या कुछ भी हो, वो अपनी जगह छोड़कर जा नहीं सकते ना। कि हम तो जैसे सर्दी लगी तो कोट पहन लिया, स्वेटर पहन ली, बारिश होगी तो घर के अंदर चले गए, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। इसी कारण उनके बाहर की जो ये कोशिका भित्ति होती है वो बहुत ही सख्त होती है और उस पर बाहरी वातावरण का उतना प्रभाव नहीं पड़ता, अंदर की सेल को डैमेज होने से वो बचा लेती है, इसलिए ये भित्ति होती है इसमें। तो तीसरा अंतर क्या हो गया? कोशिका झिल्ली और भित्ति का। जो कोशिका भित्ति जो होती है जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। बेटा अब तक हमने 3 अंतर कर लिए, अब चौथा अंतर देखो कि क्या होता है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। चौथा अंतर क्या होता है? मैंने ये एक चित्र बनाया है, तुम देख सकते हो, ये पादप कोशिका का चित्र है। इसमें सबसे बाहर ये अलग दिखाई दे रही है एक दीवार की तरह जो मैंने बनाई, ये क्या है? कोशिका भित्ति। ये सबसे ज्यादा कठोर और दृढ़ होती है, मजबूत होती है, ठीक है। इसी के अंदर देखो कोशिका झिल्ली। फिर यहाँ पर मैंने एक बहुत खाली स्थान बनाया है बड़ा, ये क्या है? रिक्तिका। रिक्त मतलब खाली, खाली स्थान होता है। और जो प्लांट सेल होती है ना, उसमें ये रिक्तिका पूरी कोशिका को घेरे हुए होती है, बीच में ये रिक्तिका होती है और केंद्रक को साइड में खिसका देती है। ये क्या है? केंद्रक है। ये यहाँ पे बताया था केंद्रिका, और ये गुणसूत्र। और ये जो चीज तुम देख रहे हो इसका नाम क्या है? बहुत सारे होते हैं, देख सकते हो तुम। ये क्या है? हरित लवक। हरित लवक यानी प्लास्टिड इनको इंग्लिश में बोलते हैं। हरित लवक बहुत जरूरी हैं प्लांट सेल के लिए, क्योंकि इन्हीं में क्या होता है? क्लोरोफिल या पर्णहरित होता है। और वो पर्णहरित, उसी के कारण पेड़ पौधों का रंग भी हरा होता है। और क्लोरोफिल या पर्णहरित किस लिए जरूरी होता है? बताया था मैंने तुमको, याद करो। हाँ बिल्कुल ठीक है, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस में काम आता है वही पर्णहरित। उसी से फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश एब्जॉर्ब कौन करता है? पर्णहरित या क्लोरोफिल। वो किस में होता है? हरित लवक में। तो चौथा अंतर क्या है हमारा? जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता और पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। इसी चित्र पर ध्यान देते हुए देखो चारों अंतर क्या है कि जंतु कोशिका में क्या होता है? कोशिका भित्ति नहीं होती और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। पहला अंतर हो गया। फिर देखो कि जंतु कोशिका में रिक्तिका किनारों पर होती है और छोटे आकार की होती है, जबकि पादप कोशिका में देख रहे हो तुम, रिक्तिका क्या है? बड़ी है और मध्य में है। दो अंतर। फिर तीसरा देख सकते हो कि केंद्रक जंतु कोशिका में बीच में होता है, बिल्कुल सेंटर में। और ये देखो पादप कोशिका में कहाँ है? पादप कोशिका में केंद्रक बिल्कुल साइड में होता है। ये 3 अंतर हो गए बेटा। चौथा अंतर तुम देख सकते हो, मैंने बताया था हरित लवक यानी प्लास्टिड। ये जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं और पादप कोशिका में पाए जाते हैं, क्योंकि इन्हीं में पर्णहरित होता है और इन्हीं से पौधों का रंग हरा होता है और पर्णहरित प्रकाश संश्लेषण में काम आता है। तो एक छोटी सी जल्दी से रिवीजन ले लेते हैं जो हमने पढ़ा है। कोशिका, कोशिका क्या होती है? किसी भी प्राणी के शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है, संरचनात्मक और क्रियात्मक है, यानी किसी प्राणी का शरीर इसी से निर्मित होता है और क्रियात्मक यानी सभी कार्यों का संपादन भी कोशिका ही करती है। ये अलग अलग तरह की होती है, गोल भी हो सकती है, शाखान्वित भी हो सकती है, किसी भी तरह की कोशिका हो सकती है। और जंतु कोशिका और पादप कोशिका के अंतर हमने किए हैं और इसमें क्या क्या कोशिकांग पाए जाते हैं ये किए हैं। उम्मीद है तुमको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा। नहीं समझ आए तो फिर मेरे से पूछ लेना। धन्यवाद।